जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है क्रांति एजुकेशन पे। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। यूपीएससी में अगर जीएस पेपर की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। और अगर बात करें कि किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है तो हिस्ट्री ऑप्शनल में भी मतलब इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल में तो वर्ल्ड हिस्ट्री आता ही है, लेकिन हम लोग आज बात करने जा रहे हैं अमेरिकी क्रांति पे। अमेरिकी क्रांति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि ये उपनिवेश के विरुद्ध लड़ी की पहली लड़ाई थी, ठीक, जिसमें औपनिवेशिक शक्ति हारी थी। तो आज हम लोग इस चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या था। इसकी पृष्ठभूमि पे चर्चा करेंगे कि वहाँ पे क्या माहौल था, ठीक, किन शक्तियों के बीच ये हुआ, ये चीज़ पे चर्चा करेंगे। दूसरा चर्चा करेंगे कि अमेरिकी क्रांति के कारण क्या थे। अगर इसके कारणों में बात करेंगे, स्वतंत्र चेतना, कहीं भी क्रांति अगर होती है, इनफैक्ट आप इंडिया में भी देखेंगे तो स्वतंत्र चेतना का एक विकास होता है कि लोग जानने लगते हैं, लोग समझने लगते हैं कि हमारा शोषण किया जा रहा है, ठीक। तो इसको कहेंगे स्वतंत्र चेतना का विकास। दूसरा, दोषपूर्ण शासन। किसी भी क्रांति के पीछे का एक कारण होता है दोषपूर्ण शासन। जैसे हम बात कर लें हम इंडिया की, तो इंडिया में दोषपूर्ण शासन था। यहाँ पे सैनिकों के साथ, यहाँ पे लोगों के साथ मतलब दुर्व्यवहार किया जाता था। यहाँ से धन लूट ब्रिटेन में लेके जाया जाता था और यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया जिस तरह से करना चाहिए उनको। इनफैक्ट रेलवे का विकास हुआ तो मतलब कि इन्होंने अपने हित को वरीयता दी थी। तो इसी तरह भी मतलब वहाँ पे भी दोषपूर्ण शासन था, ठीक। वहाँ की जो संस्थाएँ थी उसमें इन्हीं की मर्जी चलती थी। तो अब तीसरा हम लोग देखेंगे बौद्धिकों की भूमिका। बौद्धिकों की भूमिका का मतलब हम कहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए इंडिया में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्होंने मतलब ये जो आंदोलन एक शुरू किया था, इससे लोग मतलब जागरूक हुए। तो उसी तरह से यहाँ पे भी बहुत सारे दार्शनिक थे, बौद्धिक लोग थे, जिन्होंने मतलब इनको क्रांति के लिए प्रेरित किया, इनको इनके शोषणकारी स्वरूप को उजागर किया। तो इसलिए भी क्रांति हुई। तो आगे हम लोग देखेंगे इसका कारण कि औपनिवेशिक कानून, एक जो औपनिवेशिक शक्ति होती है किसी भी देश में जब औपनिवेशिक शक्ति शासन करती है तो वहाँ पे जो शोषण करती है, मतलब वहाँ की जो वणिकवादी नीति अपनाती है। वणिकवादी नीति का मतलब होता है कि उसके जो व्यापार, वाणिज्य और लाभ अधिशेष पर औपनिवेशिक शक्ति का नियंत्रण होता है, ठीक। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पर राज किया तो इंडिया हो गया उपनिवेश और औपनिवेशिक शक्ति हो गई ब्रिटेन। तो इंडिया से जितना जो लाभ था वो ब्रिटेन ले गया था, इसी तरह ब्रिटेन ने अमेरिका से भी लाभ ले गया, ठीक। इसके बाद शासकों की नीतियों पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें ग्रेनविले और लॉर्ड नोच की चाय नीति है, ठीक। इसके बाद हम लोग इंग्लैंड की असफलता के कारण पर चर्चा करेंगे। भाई इंग्लैंड क्यों हारा, एक उपनिवेश से हार गया, क्यों हारा। तो इन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग अमेरिकी क्रांति के परिणाम देखेंगे, अमेरिकी क्रांति का स्वरूप देखेंगे और अमेरिकी संविधान जो निर्माण हुआ, क्रांति के बाद अमेरिका का संविधान निर्मित हुआ, तो इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम लोग परिणाम तक चर्चा करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हम लोग स्वरूप और अमेरिकी संविधान पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो हम लोग इसकी पृष्ठभूमि अगर देखते हैं, पृष्ठभूमि अगर पहले समझने की कोशिश करें तो अमेरिका में स्पेन निवासी था कोलंबस क्या था। तो कोलंबस इंडिया की खोज करने निकला था, लेकिन वो लोग बेचारे पहुंच गए थे अमेरिका अमेरिका पहुंच गए थे। तो समय के साथ धीरे धीरे जो उत्तरी अमेरिका है हमारा, यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, इनका नियंत्रण हुआ। और दक्षिणी जो अमेरिका है, इस पर जो दक्षिणी अमेरिका है हमारा, यहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल का नियंत्रण हुआ। और 18वीं शताब्दी में आज का जो अमेरिका का क्षेत्र है, यहाँ पे ब्रिटेन का वर्चस्व स्थापित हुआ और आज के कनाडा वाले क्षेत्र पे फ्रांस का नियंत्रण स्थापित हुआ। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है, ठीक। और एक चीज़ ये भी देखेंगे अच्छा, अमेरिका क्यों आए यूरोपीय जो देश के लोग थे, अमेरिका आने के कारण क्या थे, इस चीज़ों पे अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिए इसके कई कारण थे। जिसमें से एक कारण कि इस टाइम पे वहाँ पे धार्मिक संघर्ष चल रहा था, जो कैथोलिक चर्च और ये दूसरा एक चर्च था, इन दोनों में आपस में टकरार चलती रहती थी और प्रबोधन के चिंतन से धर्म पर प्रहार किया जाता था। तो इस धार्मिक संघर्ष से बचने के लिए ही लोग अमेरिका आए, ठीक। और दूसरा अगर बात करें कि स्पेन ने भाई बहुत ज़्यादा लाभ कमाया था, कि हमने तो कुछ भी नहीं कमाया और स्पेन तो खूब छाप रहा है, भाई स्पेन के लोग तो खूब कमा रहे हैं। तो इसको देख के बहुत सारे लोग अमेरिका आए।
और तीसरा कारण ये है कि उस टाइम पे ब्रिटेन में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही थी। मतलब ये जो अपराधी थे उन लोग को अपराधी थे जिन पर जो भिखारी थे, इन लोग को ज़बरदस्ती मतलब अमेरिका भेजा जाता था कि तुम जाओ यहाँ पे बागानों में काम करो, ठीक? इसलिए भी लोग आए। और कुछ लोग भूस्वामी बनने के लिए आए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा मतलब ज़मीन तो बहुत ही ज़्यादा थी, उपजाऊ थी। तो कुछ लोग होता है ना कि भाई हम जाएँगे वहाँ पे, मतलब इनके पास भूमि नहीं है, वो भूस्वामी बन जाएँगे, तो इस तरह का माइंडसेट लेके आए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूरोप के 100% लोगों में से 90% तो खाली ब्रिटेन से थे और 10% बाकी अन्य देशों से। तो ये सब मैटर था। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब आगे अगर चर्चा की बात करें तो अमेरिकी क्रांति के कारण, तो आखिर ये लोग अपना व्यापार कर रहे थे। कनाडा में फ्रांस का नियंत्रण था, इधर अमेरिका पे यूएसए वाले एरिया पे ब्रिटेन का नियंत्रण था, महाद्वीप पे स्पेन का नियंत्रण था। तो मतलब क्रांति क्यों हुई? तो क्रांति के अगर कारणों की बात करें तो इसमें कई कारण सामने आते हैं, जैसे मैंने बताया कि स्वतंत्र चेतना का विकास हो रहा था। दोस्तों, अगर मैंने अभी बताया ना कि लोग जानने समझने लगते हैं कि मैं शोषित हो रहा हूँ, हम शोषित हो रहे हैं, औपनिवेशिक शक्ति हमारा शोषण कर रही है, जो कि हमारे लिए उचित नहीं है। स्वतंत्र चेतना का विकास लोगों में कैसे हुआ कि जो अमेरिकी थे ये मूलतः तो ब्रिटेन से थे, तो इन्होंने सोचा कि ये तो हमारे ही लोग हैं और अपनी संस्थाओं को आदर्श मान के काम कर रहे थे। तो मतलब इन्होंने पहले से ही इनको स्वतंत्रतापूर्वक रहने की आदत पड़ गई थी भाई, क्योंकि सब तो ब्रिटेन से ही आए थे, तो इनको पहले से ही स्वतंत्रतापूर्वक रहने की आदत पड़ गई थी। और दूसरा कि ब्रिटेन ने इन पर जो है कठोर नियंत्रण नहीं किया। इसका एक कारण ये है कि 1603 से 1688 ईस्वी के बीच ब्रिटेन में राजतंत्र और संसद के बीच संघर्ष चल रहा था, तो जिससे कि अमेरिका पे कठोर नियंत्रण नहीं कर पाया। तो ये सब भी कारण थे। ठीक, इसके एक कारण हो गया कि दोषपूर्ण शासन क्यों था? स्वतंत्र चेतना का विकास कैसे हुआ कि भाई पहले से स्वतंत्र रहते आए थे, फिर से स्वतंत्र रहने की आदत पड़ गई और ब्रिटेन ने भी कठोर नियंत्रण नहीं किया था। और जब इन्होंने बाद में कठोर नियंत्रण करना स्टार्ट किया तो इनको मतलब दिक्कत होने लगी, अमेरिकियों को दिक्कत होने लगी। इन्होंने मतलब अपना असंतोष व्यक्त किया, जो अमेरिकी क्रांति के रूप में सामने आता है। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें दोषपूर्ण शासन दोषपूर्ण शासन था। तो ब्रिटेन क्या था अमेरिका में कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार एक गवर्नर नियुक्त करती थी, जो कि अपने कार्यकारी परिषद के द्वारा, अपने कार्यकारी परिषद जिसमें उसके मनोनीत सदस्य होते थे, कार्यकारी परिषद के माध्यम से वहाँ पे शासन चलाता था। इसके पास गवर्नर के पास एकाधीन शक्ति होती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। ठीक सॉरी। और दूसरी अगर एक यहाँ पे संस्था थी अमेरिकी लोगों की, एक स्थानीय परिषद थी जिसमें अमेरिकी लोगों को कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन एक बात ये थी कि ये बात जैसे कि कानून बनाना गवर्नर जनरल की इच्छा पे निर्भर करता था। अगर गवर्नर जनरल चाहेगा तभी तुम कानून बना सकते हो, तभी स्थानीय परिषद कानून बना सकती थी। मतलब अमेरिकी लोग खुद से कुछ कानून नहीं बना सकते थे। तो इसलिए भाई दोषपूर्ण शासन था जिससे अमेरिकी बहुत असंतुष्ट हुए और अपना असंतोष व्यक्त किया और अमेरिकी क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीसरा हम लोगों ने बात की थी बौद्धिकों की भूमिका। ठीक, अगर बौद्धिकों की भूमिका की बात करें तो किसी भी देश में बौद्धिकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो लोगों को जागरूक करते हैं कि और औपनिवेशिक शक्ति की शोषणकारी जो प्रवृत्ति होती है उसको उजागर करते हैं। तो अमेरिका में इस टाइम पे क्या हो रहा था कि ब्रिटेन से लोग आ रहे थे, यूरोप से लोग आ रहे थे। तो यूरोप में इस टाइम पे 18वीं शताब्दी में चल रहा था प्रबोधन का काल। प्रबोधन का चिंतन में ये था कि स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, मुक्त व्यापार की नीति, ये सब विचार वहाँ पे चल रहे थे। तो जब अमेरिकी लोग यहाँ से ब्रिटेन के लोग अमेरिका जब आए तो इन सब विचारों को भी साथ में लेके आए। तो एक औपनिवेशिक शक्ति ने जब भाई की नियंत्रण लगाना स्टार्ट किया कि जैसे कि कुछ वस्तुएं बनेंगी, वो वस्तुएं यहाँ अमेरिका में नहीं बनेंगी जो ब्रिटेन में बन रही है, या फिर सिर्फ ब्रिटेन के जहाज़ का यूज किया जाएगा। तो ये सब इनके कार्यों में बाधा मतलब उत्पन्न हुई, मुक्त व्यापार की नीति में बाधा उत्पन्न हुई और
इनको आर्थिक शोषण महसूस हुआ कि ये लोग खुद को शोषित महसूस करने लगे। ठीक। और सॉरी, प्रबोधन के चिंतन में अगर एक बात हम लोग बात करें कि इस टाइम पे अमेरिका में जो थे प्रबोधन के चिंतन के विचार जो है अमेरिका में आ रहे थे, क्योंकि 18वीं शताब्दी में यूरोप में प्रबोधन का काल चल रहा था। तो वहाँ से आने वाले लोग जो थे प्रबोधन के जो विचार थे, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, मुक्त व्यापार, ये सब विचारों को अमेरिका में लेके आ रहे थे। इन सब में जैसे कि जेम्स ओटिस है, टॉमस पेन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, जॉन जॉय है, हेनरी लॉरेंस है, इन सब की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक। तो इन सब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि और अमेरिकी लोग जो थे रूसो, मॉन्टेग्यू, एडम स्मिथ, इन सब के विचारों से बहुत ज़्यादा परिचित थे। जैसे कि टॉमस पेन ने कहा था कि अमेरिका जैसा इतना बड़ा महाद्वीप एक सॉरी अमेरिका जैसा इतना बड़ा महाद्वीप एक छोटे से देश से ब्रिटेन से ज़्यादा दिन तक ब्रिटेन की ज़्यादा दिन तक नियंत्रण में रहेगा, ये किसी तरह से औचित्यपूर्ण नहीं है। इस तरह हेनरी लॉरेंस ने कहा था कि हमें या तो मृत्यु दो या तो हमें आज़ादी दो। तो ऐसे बौद्धिकों ने जो है बहुत सारे नारे दिए, जिससे अमेरिकियों का उत्साह बढ़ा। इन्होंने क्रांति के लिए आगे कदम बढ़ाया। और मैंने बताया था कि सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 63 ईस्वी तक चला था। ठीक। 1756 से 63 ईस्वी तक चला था सप्तवर्षीय युद्ध। और सप्तवर्षीय युद्ध में क्या था कि कनाडा पर फ्रांस का नियंत्रण था। तो अमेरिकी लोग जो थे इनको मतलब सुरक्षा का खतरा रहता था, इसलिए इन्होंने सॉरी अमेरिकी लोगों को स्वतंत्रता मतलब का खतरा रहता था, जैसे कि अब हो सकता था कि फ्रांस आक्रमण कर दे। तो इस चीज़ों के लिए इन्होंने मतलब ये ब्रिटेन पर आश्रित थे सुरक्षा की दृष्टि से। अब भाई सप्तवर्षीय युद्ध में क्या हुआ कि फ्रांस हार गया और कनाडा पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। तो अमेरिकी लोग जो थे ये सुरक्षा की दृष्टि से मुक्त हो गए कि भाई अब तो किसी का दिक्कत नहीं है, पूरे महाद्वीप पे हमारे लोगों का मतलब वर्चस्व है। तो ये लोग सुरक्षा की दृष्टि से एकदम मुक्त हो गए और अपनी असंतोष था उसको ये लोग अभिव्यक्त कर सकते थे। और दूसरा कारण ये था कि सप्तवर्षीय युद्ध से ब्रिटेन पर जिससे कि ब्रिटेन पर आर्थिक बोझ बढ़ा। होता है ना भाई कि अब युद्ध हो गया तो इसमें इतना सारा खर्चा हो गया, जिससे इस पर आर्थिक बोझ बढ़ा। आर्थिक बोझ को कम करने के लिए भाई ब्रिटेन ने आर्थिक नीतियाँ लागू की, अमेरिका पे कर वृद्धि कर दी और पहले से जो कानून लागू थे उनको मतलब कठोरतापूर्वक लागू करने की कोशिश की, जिससे अब अमेरिकी लोग भाई असंतुष्ट हुए। तो इन्होंने विरोध प्रदर्शन करना चालू किया, जो कि क्रांति में एक सहायक तत्व साबित हुआ। और एक कारण इसका ये भी है कि जो अमेरिकी थे ये रेड इंडियंस के क्षेत्र में बढ़ने लगे। अब भाई इनको कोई दिक्कत नहीं लगता था। कनाडा पर अब ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया और फ्रांस जो है पराजित हो। कनाडा पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया, अब तो अमेरिकियों का ही वर्चस्व था। तो अमेरिकी जो थे रेड इंडियंस के क्षेत्र में बढ़ रहे थे। तो रेड इंडियंस जो थे इन्होंने मतलब ब्रिटिश सरकार ने रेड इंडियंस का समर्थन किया। ब्रिटिश सरकार ने रेड इंडियंस का समर्थन किया और इनकी भूमि को आरक्षित कर दिया कि भाई इस क्षेत्र में अब कोई अमेरिकी नियंत्रण नहीं करेगा। ठीक। इसके लिए भी अमेरिकी लोग जो थे उग्र हुए और क्रांति के लिए प्रेरित हुए। आज का अगर पांचवा कारण की बात करें कि ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक कानून, तो ब्रिटेन ने भाई इन पे अमेरिका पे औपनिवेशिक कानून बनाए, जिससे कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट हुए। अमेरिकी का मतलब औपनिवेशिक कानून में था एक नौ परिवहन कानून। और नौ परिवहन कानून में क्या था कि ब्रिटेन ने अमेरिका पर ये प्रतिबंध लगाया कि जितना व्यापार होगा मतलब विदेशी समुद्र व्यापार होगा वो सिर्फ अमेरिकी जहाज़ या अमेरिकी उपनिवेशों के जहाज़ों से ही होगा, किसी अन्य जहाज़ से या अपने जहाज़ों से व्यापार नहीं होगा। तो इससे क्या होता था कि अमेरिकी जहाज़ों पर तो अपने अपने जहाज़ से मतलब व्यापार करने को कहता था। इसने अपने ही जहाज़ से व्यापार करने के लिए कहा, तो इसने मनमाने कर लगाए भाई कि भाड़ा दरें मनमानी तय की। तो जिससे क्या हुआ कि अमेरिकी असंतुष्ट हुए और अमेरिकी जो जहाज़ उद्योग था इसको भी मतलब काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिकी जहाज़ उद्योग को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये नौ परिवहन नीति थी, इसके लिए व्यापारिक नीति थी। व्यापारिक नियम में क्या था कि इन्होंने फिक्स कर दिया कि जैसे कि जो चावल हो गया, तंबाकू हो गया, कपास हो गया,
और वन्य उत्पाद हो गए, ये सब इन सब का व्यापार सिर्फ अमेरिकी लोग इन सब उत्पादों को सिर्फ ब्रिटेन को ही बेच सकते थे और कहीं नहीं बेच सकते थे। जबकि और जो देश थे इसमें अधिक वो जबकि और जो देश थे इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसा दे रहे थे इन लोग के लिए, इनका अधिक मूल्य दे रहे थे, फिर भी ये लोग मतलब ब्रिटेन को बेचना पड़ता था यार। इससे क्या हुआ, अब भाई असंतोष उग्र हुआ, क्रांति के लिए ये लोग प्रेरित हुए। ठीक। और तीसरा एक नीतियाँ इनकी थी कि औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति में क्या कहा गया कि भाई जो वस्तुएं जिन चीज़ों का उत्पादन ब्रिटेन में होगा उनका उत्पादन अमेरिका में नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए अमेरिका के भाई जो ऊनी वस्त्रों का जो उद्योग था वो प्रभावित हुआ, और लोहा तांबा इन सब को गलाने का जो उद्योग था ये सब प्रभावित हुए। ठीक। इसके लिए अमेरिकी भाई उग्र हुए और उन्होंने क्रांति की दिशा में अपना कदम बढ़ाया। ठीक। अब बात करेंगे क्रांति का एक और कारण है कि शासकों की नीतियाँ। इसमें ग्रेन बिले की नीतियाँ अगर देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि सप्तवर्षीय युद्ध से आर्थिक बोझ बढ़ा, तो वहाँ के जो शासक थे जॉर्ज थर्ड, इन्होंने भाई ये दबाव बनाया कि आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। तो यहाँ के इस टाइम के जो पीएम थे ग्रेन बिले, तो ग्रेन बिले कहा जाता है कि इन्होंने भाई पुराने जो कानून थे जैसे कि नौ परिवहन, औद्योगिक, आर्थिक, इन कानूनों को कठोरतापूर्वक लागू किया। ठीक। इन पहले तो इन्होंने मतलब यहाँ के डाक अमेरिका से आने वाले डाक का अध्ययन किया और देखा कि यहाँ से जो है जितना आय होना चाहिए उतनी आय हो नहीं रही है, जितनी आय होनी चाहिए उतनी आय हो नहीं रही है। तो इसके लिए इन्होंने जो पहले से कानून लागू थे इनको कठोरतापूर्वक लागू किया और नए कानून थे जैसे कि स्टाम्प एक्ट और शुगर एक्ट, इन दोनों को लागू किया। तो स्टाम्प एक्ट क्या था कि किसी भी वस्तुओं के विक्रय के लिए पहले इनको एक स्टाम्प लेना पड़ता था जिस पर इन लोगों को कर देना पड़ता था टाइम टाइम पे। ठीक। और शुगर एक्ट क्या था कि चीनी से बनी जो भी वस्तुएं थी उस पर जो है कर बढ़ा दिया गया। तो इससे भाई अमेरिकी लोग असंतुष्ट हुए, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने मुक्त व्यापार की नीति की मतलब मुक्त व्यापार की नीति का ये अनुसरण करते थे, मुक्त व्यापार की नीति का चाहत रखते थे। लेकिन सरकार ने जब हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया तो इन्होंने मतलब विरोध किया। विरोध में इन्होंने एक नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश संसद में जब कोई अमेरिकी बैठता नहीं है तो अमेरिका पे ब्रिटेन को कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा विरोध और प्रदर्शन हुआ। उसके बाद ग्रेन विले की सरकार गिर गई, और ग्रेन विले की सरकार गिर गई तो इनके स्थान पे रॉकिंघम की सरकार आई। अब रॉकिंघम की सरकार ने स्टाम्प और शुगर एक्ट को रद्द कर दिया और ये कहा कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है और वो अमेरिकियों के लिए कानून बना सकती है। लेकिन अमेरिकियों ने भाई फिर विरोध किया कि भाई क्यों कानून बनाओगे, जब हमारा कोई आदमी, हमारा कोई मेंबर आपकी संसद में नहीं है तो आप क्यों हमारे लिए कानून बनाओगे, हमारा कोई प्रतिनिधि आपके संसद में नहीं है तो आप ऐसे कैसे कानून बना सकते हैं। इसका विरोध हुआ तो रॉकिंघम की सरकार भी गिर गई। तो रॉकिंघम की सरकार के बाद विलियम पिट की सरकार आती है और इनके वित्त मंत्री थे टाउनशेंड। उन्होंने 1767 ईस्वी में सॉरी उन्होंने 1767 ईस्वी में एक टाउनशेंड लॉ लागू किया जिसमें क्या हुआ कि इन्होंने ये सोचा कि अमेरिकियों को आंतरिक कर से मतलब दिक्कत है, आंतरिक कर से दिक्कत है। तो उन्होंने एक बाय कर लागू किया, जैसे कि बाय कर मतलब सीमा शुल्क लागू किया, जिसमें कि क्या था कि भाई कुछ उत्पादों जैसे रंग हो गया और चीनी हो गया, इन सब चीज़ों पे इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, बाय कर सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी। चाय, रंग, धातु, इन सब चीज़ों पे वृद्धि कर दी। तो जो विलियम पिट की सरकार में टाउनशेंड थे इन्होंने ये सब कर लगाया। तो इन सब कर इसके बाद फिर अमेरिकियों ने विरोध किया कि भाई हमको मुक्त व्यापार की नीति चाहिए, अब व्यापारिक हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो इन्होंने ठीक फिर से विरोध किया। तो विरोध के बाद फिर से इनकी सरकार गिरी, तो इसके बाद ग्रेन बिले की सरकार आती है, सॉरी लॉर्ड नॉर्थ की सरकार आती है। और लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया कि तो जो टाउनशेंड की नीतियों में टाउनशेंड ने जिन चीज़ों पर कर लगाया था तो इनको क्या किया कि लॉर्ड नॉर्थ की सरकार आई। और लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने क्या किया कि लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने जो कर लागू थे जैसे कि रंग, धातु, इन सब पे जो वाय कर लागू थे इन सबको समाप्त कर दिया, लेकिन चाय पे जो था इसको समाप्त नहीं किया। और अमेरिकियों को सस्ती चाय उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने मतलब अब चाय को डायरेक्ट जो है
पहले क्या था कि व्यापारिक कानून में सभी जहाज़ों को पहले ब्रिटेन होकर जाना पड़ता था कि ब्रिटेन सभी पहले ब्रिटेन आएंगे, फिर ब्रिटेन से अमेरिका जाएंगे। लेकिन अब जो है चाय सस्ती उपलब्ध कराने के लिए इनको जो है डायरेक्ट जो है अब अमेरिका भेजा जाएगा। तो इसी क्रम में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 1773 ईस्वी में बोस्टन नामक बंदरगाह पर एक जहाज था जिसपे चाय भरा था। चाय से भरी जहाज को इन्होंने लूट लिया गया, जिसको बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये सब घटनाएं थी यार। तो यहाँ से अब बोस्टन टी की घटना से अमेरिका से बोस्टन टी की घटना हुई, जिसके बाद ब्रिटेन ने दमनकारी नीति अपनाई और युद्ध स्टार्ट हो गया। 1773 से बोस्टन टी की घटना से युद्ध स्टार्ट हो गया और 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी में अमेरिकियों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए हमने अभी सिर्फ अमेरिकी क्रांति के जो उत्तरदायी कारण थे इस पर चर्चा किया है। तो आगे की जो वीडियो होगी इसमें हम लोग ब्रिटेन की पराजय के कारण अमेरिकी क्रांति का क्या परिणाम हुआ, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी को अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी डाउट हो, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।